Welcome to another episode, and today I have an informative conversation lined up with Dr. Ashish Singhal, a renowned orthopedic surgeon and also known for bringing in the first robotic arm for knee and hip replacement in Udaipur city. With his expertise in advanced surgical techniques combined with latest robotic technology has been a game changer in joint replacement surgeries. And this is offering patients with enhanced precision, faster recovery and improved outcomes. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural light by Apollos. Thank you so much, Dr. Ashish Singhal, for joining us today. Now, अब आप एक robotic arm लेके आए हैं जो knee and hip replacement surgeries perform कर रहा है. So first, I wanted to know कि आप एक तो ये robotic arm की क्वालिटीज क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प इन दोज ऑपरेशंस जो बहुत सारे लोग डरते हैं कराने से. थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर. सबसे पहले इतने सालों से 8 साल 9 साल से नी रिप्लेसमेंट्स हिप रिप्लेसमेंट्स उदयपुर सिटी में करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट्स को और बेहतर देने के लिए जो एडवांसमेंट्स इस फील्ड में आ रहे हैं हमें उस शहर में लाना चाहिए. सो रोबोटिक सर्जरीज एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पेशेंट का एक CT स्कैन करते हैं. CT स्कैन एज यू नो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है. क्योंकि हर पेशेंट का नी का साइज अलग है, डैमेज अलग होता है. करेक्ट. तो उस पेशेंट स्पेसिफिक CT को हम एक सॉफ्टवेयर में डाल के उस पेशेंट की सर्जरी को डिज़ाइन करते हैं. सो वी नो बिफोर सर्जरी कि पेशेंट को कितना हमें बोन कट्स लेना है, कितना हमें खोलना पड़ेगा, कितना करेक्शन करना है, कौन से साइज का इम्प्लांट लगेगा, क्या इम्प्लांट इसके लिए बेटर होगा, और हमें और क्या क्या चीज़ें हैं. तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द सर्जरी. राइट. एंड देन वी पुट दिस डेटा उस रोबोटिक आर्म में ड्यूरिंग द सर्जरी एंड वो हमें असिस्ट करता है इन सर्जरी टू टेक दोज कट्स. ऐसा नहीं कि एक और मिथ है कि रोबो सर्जरी करेगा तो आप क्या करोगे, उसने कुछ खराब कर दिया तो. दिस इज नॉट लाइक दिस. I was going to come to that, right? So robo is a very sensitive thing. 0.001 mm का very super precision. Very true. 0.001 millimeter difference को भी robotic arm detect कर लेता है and it stops. Okay. And it has verbal command also. If I think कि कुछ सही नहीं हो रहा है, जैसे अभी तक हुआ नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग जो भी हो रहा है आई कैन सी ऑन द स्क्रीन कैसे कट हो रहे हैं. जो हमने प्लान उनको दिया है उसी तरीके से कट हो रहा है कि नहीं. जरा सा भी इफ द पेशेंट कफ्स आल्सो ड्यूरिंग सर्जरी, खांसी भी करता है तो जरा से मूवमेंट से रोबो आर्म स्टॉप्स. ओह वाओ, and then again yes that sensitivity. Okay. That is how so AI is come into role. Right. And then फिर उसके हिसाब से we place the final implant जो सर्जन ही करता है. सर्जन साथ में वॉच रहता है. ऐसा नहीं है सर्जन कहीं बैठा हुआ है और रोबो सर्जरी कर रहा है. सर्जन इन्वॉल्व रहता है. तो इट इज रोबोटिक असिस्टेड नी सर्जरीज और हिप सर्जरीज rather than robotic surgeries. Right. So they help us to do very precise job. इसके फायदे क्या क्या हैं? एक तो हमें मसल ज्यादा ओपन नहीं करना पड़ता है. करेक्ट. स्किन इंसिजन कम होता है, बोन का कट करनी पड़ती है. तो एंड इट इज हाईली प्रिसाइज एज यू नो. एक एक एंगल जो हम चाहते हैं इसमें करेक्ट हो, वी कैन सी व्हाट वी हैव करेक्टेड. और पेशेंट को पेन इतना कम होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आर वॉकिंग विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द सर्जरी विदाउट एनी सपोर्ट. जो पहले नहीं यूज्ड टू टेक टाइम एंड पेशेंट का वो भी डर होता था कि मैं कब चल पाऊंगा, कब नहीं चल पाऊंगा, तो ये कर पाऊंगा कि नहीं. एंड विद दिस पेशेंट पालती मारना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, वॉशरूम में बैठना, वो सब बहुत आराम से कर पा रहे हैं. एंड द रिकवरी टाइम इज आल्सो रिड्यूस्ड. राइट. प्रिसीजन अच्छा होगा तो हम जो चाहते हैं, जैसे आजकल यंग पेशेंट्स में भी नी सर्जरी की जरूरत पड़ रही है. Oh my. And when you say young means how young? So in some diseases like rheumatoid arthritis, right. I have operated patients जो 35 साल के भी हैं. Okay. In general age 55, 60, 55, 60. But I have also operated patient of 90, 95 years.
So in Bombay, They yes, in Bombay, when I was in Bombay, तो Parsi females and many patients, they were like कि we want to be independent. So कि मैं एज हुई तो क्या हुआ, मैं वो दर्द में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं अपना सब करूँ, चाहे कितने भी साल जीना हो, पर वो मैं बेड रिडन होके या डिपेंडेंट होके नहीं करेक्ट, चलना क्वालिटी चाहता ऑफ हूँ। लाइफ में रहना चाहती हूँ, राइट? बिल्कुल, हम वो पेन किलर्स ले रहे हैं, रात में रो रहे हैं, कहीं जाने से पहले सोच रहे हैं हमें वहाँ इतना चलना पड़ेगा, क्रचेस या वो वॉकर्स यूज करने पड़ रहे हैं। पड़ेंगे, तो nobody wants that। और उस डर से कई बार गिर जाते हैं पेशेंट्स, कम चलने की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर घर में रहने की वजह से डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, लोगों से मिलना बंद हो जाता है, तो देयर सो मेनी इश्यूज जो लोग नहीं समझते। मेरे पास पेशेंट आते हैं 70 इयर्स के, दे आर सेइंग कि अब तो हम जाने वाले हैं, अब सर्जरी की क्या जरूरत है, तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ ये सच नहीं है। करेक्ट। एंड इसी एज में नी रिप्लेसमेंट होते हैं, कोई जवानों के घुटने थोड़ी बदले जाएंगे। एंड विद रोबोटिक्स, बिकॉज पेशेंट को इतना नुकसान, इफेक्ट ये सब नहीं होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरीज। सो ओल्ड एज में भी द रिकवरी इज मच फास्टर। सो हियर कम्स द टेक्नोलॉजी, जो नॉर्मल जो लोग डरते हैं या जिनको और कोई प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी this technology is a very good boon. Right. And I feel ये एक सबसे बड़ा myth है कि the minute we mentioned robotic, we think it's primarily the robot. But I'm so glad you brought it up that the surgeon is equally involved. Yes. And the robot just assists the surgeon. So I think that's very good. Yes, it has to be. You know, so एक क्वेश्चन ये जरूर था कि नी रिप्लेसमेंट तो फिर भी इज नाउ बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड पीपल हैव गॉन इनटू इट, रोबोटिक नहीं तो अदर जो सर्जरीज होती है, पर हिप रिप्लेसमेंट के अराउंड अभी भी एक बहुत डर है, एंड जनरली एल्डरली लोगों को होता है, तो यू नो हम उस स्टेटमेंट में चले जाते हैं कि ओहो, यू नो हम वो चेहरा ही हमारा ऐसा हो जाता है कि यू प्रॉब्ली डोंट हैव मेनी इयर्स टू गो। सो व्हेन इट कम्स टू हिप रिप्लेसमेंट, कितनी बेनिफिशियल है दीज रोबोटिक सर्जरीज? बहुत ज्यादा। इट्स अ बिगर प्लेस ऑफ सर्जरी। यस। सो ये एक और चीज मैं बताता हूँ, नी पेन के साथ पेशेंट फिर भी चलता रहता है या किसी तरह मैनेज कर लेता है, हिप के साथ, हिप पेन के साथ या हिप फ्रैक्चर के साथ पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए पुराने जमाने में जब सर्जरीज नहीं होती थी तो पेशेंट बेड पे ही, फिर देन इवेंचुअली बेड सोर्स, चेस्ट इन्फेक्शन, एंड वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो हो ही जाते हैं, आप एक ही रूम में रहते हो, इन सब वजहों से। पर आजकल विद रोबोटिक, नॉन रोबोटिक जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं, उनमें हम सेम डे से विद इन 3-4 आवर्स हम पेशेंट को पूरा वजन देके चलाते हैं, खड़ा करते हैं ऑन वॉकर। पेशेंट अपना बाथरूम खुद यूज कर सकता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना हम हॉस्पिटल में ही कराते हैं। एंड ये तो रिप्लेसमेंट की बात है, कई बार हिप फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनमें भी अगर बोन क्वालिटी अच्छी है तो हम सेम डे से पेशेंट को वेट भी दिला देते हैं। इफ द बोन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, जो कभी कभार होता है, तो हम दूसरे पाँव पे वेट दिला के पेशेंट को वॉशरूम यूज करना वगैरह सब करा देते हैं, सो द पेशेंट इज नॉट बेड रिडन। एंड इन सारी चीजों में ये these technologies comes a lot into picture, because anytime we use it, it increases the precision and accuracy. Absolutely. So this is और फिर आपने जो बोला कि वो स्किन पे भी जो इतने ऑपरेशंस होते हैं वो भी कम होंगे, तो नेचुरली यू नो हीलिंग इज श्योरली मच फास्टर, very fast, राइट? सो जब एक बार कोई पर्सन इस तरीके की सर्जरीज कराता है, बी इट नी और हिप, एक तो आपने बोला रिकवरी टाइम कम हो जाता है। पहले सर्जरीज में ये जरूर डर होता था कि नहीं अभी आपको 1-2 महीने ये कम करना है और बैठना कम है और ये कर, all of this reduces, right? Yes. So that's a very good advantage. Very good extent. So I'll tell you, can you share one or two success stories? So we've recently completed 100 surgeries in a span of 6 months, 100 robotic surgeries, and few of the cases, एक डॉक्टर हैं 82 years, and हमने उनको ऑपरेट किया, and within 7 days वो वापस हमारे हॉस्पिटल में he joined and he is driving the car. Similarly, one more doctor we operated, 78 years, फिर 4th-5th day ड्रेसिंग वो खुद 2-wheeler चला के हमारे हॉस्पिटल में आए। So this is the kind of independence and recovery we are seeing. Right. And I remember my first case जिनको मैंने ऑपरेट किया था, एंड जब हमने ऑफिशियली रोबो इनॉग्रेट किया था उससे एक दिन पहले, वी ऑपरेटेड 1 day prior, and the
नेक्स्ट डे वो खुद बिना किसी सहारे के चल के वो हमारे आपके इनॉग्रेशन फंक्शन testimonial में, बन गए। सो दीज आर द थिंग्स, द काइंड Yeah. ऑफ रिकवरी जो हम देख रहे हैं, जो Right. कन्वेंशनल टीकेआर में होती हैं, बट आई वुड से इतनी जल्दी 10% 20% पेशेंट्स में होती है। Right. इवेंचुअली मोर और लेस उनको भी 4-6 हफ्ता लगता है थोड़ा बेहतर होने में। बेहतर सब होते हैं। एक्यूरेसी का फ़ायदा ये होता है रोबोटिक्स से कि इम्प्लांट की जो क्वालिटी है, पेशेंट की लाइफस्टाइल है, लाइफ है, वो ज़्यादा होती है Correct. एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टीकेआर। Correct. Correct. एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी है। अगर मेरे को लगता है कि ये फिंगर 5 सेंटीमीटर की है, ये मेरा एक जस्ट जजमेंट हाँ, है। rule of thumb है, Yes, but and technology. robotic will tell me that it is 5.11 centimeter or Right. something. So ये accuracy है जिसकी मदद से we do the surgery, Absolutely. then it increases the precision. करेक्ट करेक्ट। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी इंडिया में एक डर है कि अंडर द नाइफ नहीं जाना, ऑपरेशन नहीं कराना, एंड आई एम नो डिफरेंट। Even I am no different. थैंक यू, फील्स नाइस, वी आर ऑन द सेम काउच लिसनिंग टू दिस, राइट? सो एक तो ये डर रहता है कि सर्जरी नहीं करानी, दूसरा वो घुटनों का दर्द लोग सालों साल तक लेते हैं। मतलब आई हैव सीन स्पेशली अमंग विमेन, मेन में आप मुझे ज्यादा बता पाएंगे, विमेन टेक दैट, वो मेनोपॉज के बाद अब मैं चल नहीं सकती, एंड पेन इम्पैक्ट्स यू साइकोलॉजिकली। True. सो मैं चाह रही हूँ कि आप हमें बताएं कि कैसे लोग इन सर्जरी से इतना डरे ना, एंड गो फॉर इट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट कम्स विद इट एंड द रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स, आई वुड से। So मैं आपसे सबसे पहले जो myths होते हैं, जो हाँ. मेरे पे रिपीट क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट। वो मैं करूँगा। तो सबसे पहला तो एज का ही आता है कि Correct. पेशेंट मेरे पास 70 इयर्स 75 इयर्स के आते हैं, अब हम कितना जिएंगे। कितना जिएंगे? सो अगेन इसी एज में ये सब सर्जरीज होती हैं। एंड मैं हमेशा नी जॉइंट को गाड़ी के टायर से कंपेयर करता हूँ। So true. गाड़ी का टायर जिस भी टाइम पे घिसेगा, खराब हो जाएगा, तभी आप हमें उसको चेंज बदलेंगे। बदलेंगे। हाँ. हम ये नहीं सोचेंगे गाड़ी 1 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है। करेक्ट, एंड अगर हमें गाड़ी चलाते रहना है तो गाड़ी के टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। राइट। दूसरा, मुझे लोग बोलते हैं, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि घुटना पूरा खराब हो चुका है, अब तो इसमें ऑपरेशन के सिवाय कोई इलाज नहीं है, तो वापस मैं उन्हें समझाता हूँ गाड़ी में हवा कम है तो हवा भरेंगे, गाड़ी में पंचर है तो पंचर बनाएंगे, हाँ. और गाड़ी के टायर खराब हो तो गए वो तो बदलना पड़ेगा। आप मुझसे खराब टायर, पंचर टायर में हवा भरवाना चाहते हो, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आई थिंक मैं आपको मेडिसिन दे सकता हूँ, पर वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी नहीं है। पेन किलर जिंदगी भर लेंगे, आपके किडनीज, आपकी बाकी चीजें खराब हो जाएंगी। और अगर आपको 70 में वही सर्जरी होती है, एक आपने 7 साल 10 साल निकाल के और खराब करके वो सर्जरी कराई, एट 80 आपका रिकवरी टाइम ऑब्वियसली 70 से ज्यादा होगा। एंड फालतू में 10 साल, जो मुझे लगता है आपकी ज्यादा अच्छी फंक्शनल क्वालिटी लाइफ आप जी सकते थे आप जब बाहर जा रहे होते थे, जिसमें आपका सब जो बाहर की लाइफ है उससे आप कट आउट हो गए। कई पेशेंट साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं। पेन एक बहुत बड़ा रीजन होता है फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अब इसमें एक और प्रॉब्लम्स हैं कि कई लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, बाहर नौकरियां कर रहे होते हैं। करेक्ट। एक इसमें भी कितनी दुख की बात है कि पूरी जिंदगी भर हम बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं, एट दिस एज इतना बड़े होकर हम बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो हमारे लिए डिसाइड करेंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि नहीं। आप कब फ्री हो गए, आप 1 साल बाद आओगे। स्पेशली जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, पेरेंट्स 1-1 साल तक बेड रिडन है, बच्चे विदेश से नहीं आ रहे हैं और इस वजह से पेरेंट्स सर्जरी नहीं करा रहे हैं। तो हम उनको अश्योर करते हैं रोबोटिक्स से, आप आई हैव फ्यू केसेस इन लास्ट 6 months, आप अपने दे हैव कम विद देयर केयर टेकर्स, हमने उनको कन्विंस करके ऑपरेट किया है, एंड दे हैव बीन सो हैप्पी। एंड आई हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन कि भाई जो आना जाना हमारा ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वी आर नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट पेरेंट्स का जो डर है, सबको चाहिए होता है कि कोई एक नियर एंड डियर वन हो, बट द काइंड ऑफ रिकवरी वी हैव विद द सर्जरीज, कि उनको वो डर से, दर्द से जीने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वेट करें कि। और सबसे मन तो डर भी है, कई लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं, बच्चे बोल रहे हैं प्लीज आप करा लो, हम आपको इतने दर्द में नहीं दे सकते, पर नहीं, वो डर होता है। तो ऐसे कुछ और पेशेंट से हम मिलाते हैं या फिर जिनकी कुछ करते हैं, सक्सेसफुल सर्जरीज हुई है।
दूसरी प्रॉब्लम है कि ये जो बोलने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा डर जो है आसपास के लोग कर देते हैं, और हमने तो उसका सुना है सर्जरी हुई वो चल नहीं पा रहा है। मैं पेशेंट से पूछता हूँ, ऐसे मुझे 10 पेशेंट के नंबर दो, नहीं हमने जिन्होंने कराई है उनसे नहीं पूछा, जिन्होंने नहीं कराई है उनसे पूछा है। तो मैंने कहा कितनी फनी बात है, जो बेचारा जिसने कराया आप उसका एक्सपीरियंस जान नहीं रहे हो। तो सो मिथ्स इतने हैं, इतने ज्यादा है। और कई मिथ्स है कि सर्जरी के बाद पेन बहुत होता है। अगेन विद द एडवेंट ऑफ रोबोटिक सर्जरीज पेन बहुत कम हो गया है पेशेंट्स हाँ, को, वेरी लेस, था। एंड दैट इज व्हाई बिकॉज मसल और नर्व्स उतनी ओपन नहीं करनी पड़ती, तो रिकवरी इज मच फास्टर। करेक्ट। बोन हमें ज्यादा कट नहीं करनी पड़ती है। हाँ, करेक्ट। और वो आप एग्जैक्ट जो आपने बोला फिट जो होता है, Yes. कभी कभार वो भी एक इशू होता है। तो ऑल इन सब वजहों से द रिकवरी एंड पेन इज वेरी लेस। एंड आजकल एनेस्थीसिया में भी कई ऐसे एडवांसेस हैं जो हम यूज करते हैं कि पेशेंट जो इनिशियल 6-8 घंटे का टाइम होता है उसमें इतना पेन उनको नहीं होता है, पेशेंट इज वेरी कंफर्टेबल। ओके। सेइंग सो सबका पेन थ्रेशोल्ड अलग होता है। एब्सोल्युटली। सो उसमें तो पेन कैन नॉट बी, आप वो तो जैसे देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, नो अकाउंटिंग फॉर पेन। करेक्ट। वो चीजें हैं। फिर कुछ और मिथ्स हैं, जैसे दोनों घुटनों का एक साथ कराना चाहिए या एक घुटनों का कराना चाहिए। राइट। हाँ, इसको भी मैं गाड़ी के टायर जैसे ही बोलता हूँ कि जो टायर खराब है उसको पहले बदलना करा है, दो। दोनों खराब है तो दोनों बदले। Correct. सिर्फ ये सोच के कि एक ही खराब है, एक आगे जाके 5 साल 10 साल बाद खराब होगा, उसको बदल दिया जाएगा तो ना पेशेंट खुश होगा ना सर्जन खुश रहेगा, ठीक है। क्योंकि पेशेंट वापस आएगा उनके पास कि उसमें ज्यादा तकलीफ हो रही है जो ठीक था। तो जितने भी मरीज तो आपका ये कहना है कि अगर एक घुटने में दर्द हो रहा है तो दूसरा भी आपको आगे पीछे करा लेना चाहिए? नहीं। सो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर एक घुटना ही खराब है तो उसी को ही ठीक सिर्फ उसी को करना है, ठीक है। दूसरा कई बार क्योंकि उस पे वेट कम आना शुरू हो जाता है, दूसरा ठीक हो जाता है तो वो सस्टेन कर जाता है। yes. पर अगर दोनों खराब है तो दोनों साथ में कराने जरूरी है। कई बार वो भी लोग एक एक करके कराते हैं तो एक घुटना ठीक हो जाता है, एक टेढ़ा रहता है, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो इट हैज टू बी, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जिनके दोनों खराब होते हैं उनको दोनों एक साथ करने में ही बेनिफिट होता है। राइट। बट आई एम श्योर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस प्रोबेबली जो आप 5-6 साल पहले जो थी और आज जो हुई है, अवेयरनेस तो बहुत बदली है। आई थिंक टुडे पीपल डू बिलीव इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो मानते हैं कि पेन में रहना इज नॉट द वे फॉरवर्ड। हाँ, बट एक जनरेशन जो अभी 80s में या 90s में, उनका हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट। सो टू कमिंग टू दिस, एक तो होता है कि आपको एक मिथ्स तो बहुत सारी हैं, बट somebody of my age जो probably 5-6 years later I'll go into menopause also, तो मैं ये जानना चाहती कि हमें नी का ध्यान कैसे रखना चाहिए? How do we take care of it, not just for women, both genders? So very good question. Prevention is the best is better cure. than cure. Absolutely. So सबसे ज्यादा तो रेगुलर नी एक्सरसाइजेस, okay, yes, जिसमें साइकिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, स्पेसिफिक डायनेमिक नी एक्सरसाइजेस जो आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगी। डीप स्क्वाट्स, लंजेस, एक बार जब नी पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो अवॉइड करने चाहिए। रनिंग ऑन ट्रेडमिल डेली इज आल्सो should be avoided. Yeah, that's what I've heard. Right. Running on hard surfaces daily should be avoided. Right. You have to always mix and match करना है कि कभी gravel हो गया, मिट्टी पे हो गया, तो आप, क्योंकि मसल्स को, बॉडी को भी, हर बॉडी पार्ट को रिकवर करने की जरूरत है। सेकंड, सप्लीमेंट्स। इंडिया में सप्लीमेंट्स लेने को इतना खराब माना जाता है। मैं तो दूध पीता हूँ, मैं तो धूप में खड़े हो जाता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है और इसके कितने नुकसान है, इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। चाय पीने के या गोलगप्पे खाने के ज्यादा साइड इफेक्ट्स। so विटामिन डी एंड B12 इनमें से सबसे कॉमन। ये तो आई थिंक कितने लोग डेफिशिएंट हैं इसमें। 100%। मतलब फॉर्चुनेटली अभी मैंने टेस्ट करा, मेरे दोनों ठीक आए, बट आई नो 2 साल पहले नहीं सही है। शायद आपने कुछ समय पहले लिए होंगे, सप्लीमेंट्स लिए होंगे, शायद इसलिए आए हैं। राइट। जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं सिर्फ उन्हीं के ठीक आते हैं। करेक्ट। अदरवाइज मैंने आज तक नॉर्मल टेस्ट बिकॉज़ अभी हमारा फूड क्वालिटी भी तो वैसा नहीं रहा है। राइट। B12 नॉनवेज से मिलता है, या तो आप जैसे फॉरेन कंट्रीज में खाते हैं, हम अगर कोई खाता भी है तो हम, हमारे घरों में 5-7 दिन में एक बार बनता है। एब्सोल्युटली। वो तीनों टाइम कोई खाए तो जाके डाइटरी वो पूरा होगा।
डी सिर्फ सनलाइट से मिलता सनलाइट है। से मिलता है, करेक्ट। और वो भी एक टाइम पीरियड की एक सनलाइट टाइम होती है। पीरियड मॉर्निंग 7 to 11 राइट, with most of our body exposed, which is not possible daily. करेक्ट। So I think once a week for 8 weeks, or maybe after that वो once a डी के month सैशेज आते हैं। is वो आप ओवर द काउंटर खुद लेके हम्म, आपको बनना है। इनफैक्ट बच्चों में ग्रोइंग एज में लोग बोलते हैं बच्चों को क्या जरूरत है, बच्चों की तो हाइट बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है, उनको उनको तो ज्यादा ज्यादा जरूरत है। सो ये इतने सारे मिथ्स हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। एक और मिथ जो कैल्शियम के अलोंग होता है कि कैल्शियम खाएंगे तो किडनी स्टोन बन जाएंगे, हाँ, हार्ट में yes, जमा हो जाएगा। correct, ये correct. सब मिथ्स हैं। और मैक्सिमम मैंने तो ये भी सुना बोन ग्रोथ, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर हैज दैट कम कि ज्यादा कैल्शियम खा लिया तो बोन ग्रो होता, एक्स्ट्रा ग्रो होती, व्हिच आई जस्ट फाइंड इट हिलेरियस। सो कैल्शियम आपके ब्लड में फ्लो हो रहा है। हाँ, एवरी मसल मूवमेंट, एवरी हार्ट मूवमेंट, एवरीथिंग करेक्ट, कैल्शियम की मदद से हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली, तो आप कुछ नहीं खाओगे तो भी वो हड्डियों में से पिघला पिघला के कैल्शियम तो कैल्शियम होएगा ही ले रहा है, होएगा। correct. और उसको कैल्शियम कहीं भी डिपॉजिट होता है, मतलब डीजनरेशन या घिसावट में बॉडी कैल्शियम डिपॉजिट कर देती है। राइट, तो ये एक मिथ है। किडनी स्टोन भी सबसे ज्यादा उनको होता है जो पानी नहीं पीते हैं ढंग से। यस, मेनली तो उसी से ही होता है, मैक्सिमम गांव वालों को होते हैं अगर हम देखें तो। करेक्ट। तो ये सब मिथ्स हैं। आप रेगुलरली अच्छा पानी पिए, बीच बीच में ब्रेक्स देते रहें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये सारी चीजें आई टू प्रिवेंट एक्सरसाइजेस, सप्लीमेंट्स, वेट चेक, वेट चेक, एंड इन केस आपके नी पेन स्टार्ट हो गए तो सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरी कोई सर्जरी ना हो जाए या वो तो दवाई लिख देंगे, अपने ऐसा नहीं करेंगे। आप डॉक्टर के पास ना जाएं, आप उनसे सही समय पे सही राय लेंगे। मेरे पास अगर 100 पेशेंट आते हैं तो उनमें से 1 या 2 पेशेंट को ही सर्जरी की जरूरत होती है, जिनकी बिल्कुल ही हालत खराब है, जिन्होंने दवाई ले ली, एक्सरसाइज कर लिया, सब कुछ कर फिर लिया, भी नहीं हो रहा। हाँ, और सिर्फ बहुत एडवांस ग्रेड के। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इनिशियल ग्रेड्स में लोगों की सर्जरी की जाए, क्योंकि वो पेशेंट कभी खुश नहीं होते। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से जो थोड़े बहुत किस्से हमने सुने हैं कि पेशेंट खुश नहीं है, मेरे हिसाब से उसके 3-4 ही कारण होते हैं। एक तो अनइंडिकेटेड केसेस, ओके, हाँ, जस्ट कम इन एज अ शॉक टू देम। हाँ, वो जरूरत ही नहीं थी और हो गए तो उनको वो इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं। करेक्ट, वो खुशी डे वन से ही खुश नहीं थे। Wrong surgery, as in surgeon is not that equipped and just Competent करने के लिए enough. कर लिया। And third, good technology, that is very important. ऐसा नहीं है कि विदाउट टेक्नोलॉजी नी रिप्लेसमेंट्स अच्छे नहीं हो रहे। अभी भी आई थिंक 99% लोग इसको विदाउट रोबोटिक्स ही यूज कर रहे होंगे। करेक्ट, राजस्थान में भी तो आपका हाँ, सेकंड ही है। yes, करेक्ट, so only 2 people, one in Jaipur and one I am doing you're doing robotics. it, right? So but we have to accept this because ये पेशेंट्स के लिए इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है। मैं इसमें भी एक एग्जांपल देता हूँ, Kodak and Nokia. You have to change with times. Yes, we have to Very accept, true. we have to evolve so that हम पेशेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट दे पाएं। करेक्ट, क्योंकि टाइम के साथ पेशेंट को भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट ट्रीटमेंट देना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। करेक्ट, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी, Yes, बोथ yes. वेज, राइट, वेरी ट्रू। राइट। सो अगर एक बार किसी की जब सर्जरी हो जाती है तो हर सर्जरी के बाद कुछ आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। सो नी सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, एंड ऑल्सो आफ्टर अ हिप सर्जरी, इफ यू कुड टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट। किसी भी सर्जरी में एक तो वुंड का केयर करना जरूरी वो है। तो है ही। सो आजकल हम मोस्ट ऑफ द सर्जरीज में ऊपर स्टिचेस नहीं देते हैं, अंदर गलने वाले स्टिचेस देते हैं, तो वो हीलिंग ज़्यादा अच्छी होती है और वो बार बार Marks ड्रेसिंग भी नहीं कराना या दिखते। वो निशान भी नहीं रहते। तो वो एक बहुत बड़ा कंफर्ट हो गया पेशेंट के लिए। पहले पेशेंट वो स्टेपल से डरते थे, उसका भी एक अपने आप में एक दर्द होता था निकालना, वो एक फोबिया होता था, राइट, वो हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है। ओके, सेकेंड, फिजियोथेरेपी आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पेशेंट को एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। कई पेशेंट इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो खुद से कर लेते हैं, और किसी कुछ को पेशेंट्स को हेल्प की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा बोले कि भाई नहीं, हम तो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, हम तो बिना उसके ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं, तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आई थिंक किसी भी मसल को ट्रेन करना है, बट येस अगेन विद दीज टेक्नोलॉजीज कम एक्सरसाइजेज में ही
या फिर कम पेन में ही आपकी मसल्स ज़्यादा एक्टिव हो जल्दी। जाती हैं, आप ज़्यादा अच्छे चलने लगते हो, so your recovery is faster. But faster. exercises is important, wound care is important. few days आपको कुछ medications लेने पड़ते हैं and then you are good to go. आप पहले दिन से मोबाइल होते हो, चाहे नी सर्जरीज हो या हिप सर्जरीज हो, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट की डेली नीड्स हैं, वॉशरूम यूज़ करना, खाना पीना, इधर उधर जाना, कई लोगों से मिलना, दैट इज़ अलाउड कि बाहर जा सकता है पेशेंट, घर बेड रिडन होने की ज़रूरत नहीं है अपने डेली कोर्स के लिए। वो एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस है जो चाहे नी सर्जरी हो, हिप सर्जरी हो, उसमें हम अलाउ करते हैं। सो आई थिंक बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। बाकी तो पेशेंट काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम डे वन। करेक्ट, क्योंकि कई कई लोग सोचते हैं ऑपरेशन के बाद हम एक बहुत रेस्ट करेंगे, वो उनको नहीं करना चाहिए। शुड श्योरली गो इन फॉर फिजियोथेरेपी। यस मेरे से पेशेंट ये पूछते हैं सर्जरी के बाद कितने दिन बेड रेस्ट, मैंने कहा एक भी दिन एक भी घंटा नहीं। अच्छा, यस, आपके तो कुछ पेशेंट्स राइट आफ्टर सर्जरी हैव आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग। यस सो गुड अबाउट 5-6 years बैक और उससे भी पहले जब कोई सर्जरीज की बात होती, स्पेशली मेजर सर्जरीज, पीपल वुड फ्रॉम उदयपुर वुड ट्रैवल टू अ बिगर सिटी और नियर बाय बिग सिटी। क्या ये ट्रेंड बदला है? बिकॉज इसके लिए ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या ये ट्रेंड बदला है? पहले अगर आप मुझे वो बता सके तो। सो ये बहुत सच बात है। जब मैं 8 या 9 साल पहले उदयपुर आया था तो छोटी छोटी सर्जरीज के बारे में लोगों को समझाना कि ये यहाँ संभव है बहुत डिफिकल्ट होता था। बहुत छोटे से फ्रैक्चर के लिए जो शायद प्लास्टर में भी ठीक हो जाती थी, उनके लिए पेशेंट अहमदाबाद जाते थे या फिर यस एक बार या फिर यहाँ लगवा के वहाँ कंफर्मेशन करके आते थे एंड दे वुड बिलीव कि हाँ अब सब ठीक है, चाहे वही चीज यहाँ पे उस अच्छे से हो रही हो। बट पोस्ट कोविड या तो लोगों की मजबूरी थी या जो भी था, यस, सो पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग और उन्होंने कराई सर्जरीज। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये सब सर्जरी यहाँ बहुत आसानी से, बहुत अच्छी क्वालिटी से संभव है, चीपर भी है, कंफर्टेबल भी है। आपको अपना पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करके वहां जाना फॉलो अप के लिए, इनफैक्ट यहाँ के डॉक्टर रीचेबल भी हैं। वहां आपको बार बार जाना, कुछ हो गया ऐसा थोड़ी कि सर्जरी करा के आ गए, उसके बाद फॉलो अप्स और सारी चीजें। फिर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इन पास्ट 5 years ये सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स हो गए। पेशेंट्स को अब समझाना नहीं पड़ता है कि आपको इन चीजों के लिए वहां जाने की जरूरत है। दे ट्रस्ट कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, क्वालिटी सर्विस है। यस, और उसमें सबसे अच्छा हेल्प ये होता है जिन पेशेंट्स की हमने सर्जरीज करी हैं वही उनको पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं कि हमने ये कराया एंड वी हैव बीन वेरी हैप्पी। करेक्ट, एक रेफरल मिल जाता है। यस, और इसी तरीके से बाहर की सिटीज के ट्रस्ट बना था जो अब उदयपुर में बन गया है लोगों का, एंड जो यहाँ के मेडिकल सिचुएशन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ के लोगों के लिए भी दिस इज अ ग्रेट बून। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष सिंघल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। अब मुझे और हमारे ऑडियंस को पता है कि उनको कैसे अपने नी का ध्यान रखना है और कभी कुछ ऐसे सिवियर पेन्स हो तो हाउ दे शुड रीच आउट टू यू। थैंक यू, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच मैम एंड उदयपुर कलर्स, ताकि मैं अपने व्यूअर्स से मिल सका और उनको अपने व्यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में बता सका। कई सारे मिथ्स इससे क्लियर हुए। That would surely help the patients. Thank Absolutely, it surely will. Thank you. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.